नमस्कार दोस्तों, डीसी शिक्षा अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस के थर्ड चैप्टर की, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। यानी इस चैप्टर में हम धातु और अधातु के गुणधर्म को पढ़ेंगे और धातु और अधातु की अभिक्रियाओं को पढ़ेंगे। यानी धातु अगर अभिक्रिया करती है तो क्या होता है और अगर अधातु की किसी से अभिक्रिया होती है तो क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तत्व जो होते हैं उनको उनके गुणों के हिसाब से हम क्या करते हैं, उन तत्वों को वर्गीकृत कर देते हैं। ठीक है, धातु और अधातु में, यानी तत्वों के गुण देखकर हम उनको बांट देते हैं धातु और अधातु में। धातु के कुछ उदाहरण है आयरन यानी लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी और कॉपर। इनके जो प्रतीक है वो भी बता रखे हैं। आयरन को Fe कहते हैं, यानी इसका प्रतीक है Fe। एल्यूमिनियम का Al, चांदी Ag और कॉपर का Cu। और अधातु के कुछ उदाहरण है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। इनके भी प्रतीक दे रखे हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, इनके गुण धर्म पढ़ेंगे, यानी धातु के क्या गुण हैं, धातु को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये धातु है और अधातु को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो इनके गुण को हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जो गुण है वो है धात्विक चमक, यानी धातु और अधातु में हम चमक देखते हैं। तो धातु की जो सतह होती है वो होती है चमकदार, यानी धातु जो होती है वो दूर से देखने पर या पास से देखने पर हमें ऐसा लगता है कि उसकी सतह जो है वो थोड़ी चमकीली है, लेकिन अधातु में ऐसा नहीं होता है। सिर्फ एक ऐसी अधातु है आयोडीन, जिसमें क्या होता है कि अधातु होते हुए भी वो थोड़ी चमकीली होती है। ठीक है, दूसरा इसका जो गुणधर्म है वो है कठोरता, यानी धातु और अधातु में कौन सबसे ज़्यादा कठोर होता है। तो धातु के बारे में हम पहले पढ़ रहे हैं कि धातुएं सामान्यतया कठोर होती है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। देखिए, धातुएं सामान्यतः कठोर तो होती है, लेकिन कुछ अपवाद है, यानी कुछ धातुएं ऐसी है जो क्या होती है, मुलायम होती है और उन्हें हम चाकू से काट भी सकते हैं, जिनमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये धातु आ गई। लेकिन अधातु जो होती है वो अधिकतर तो अधातुएं कठोर नहीं होती है, लेकिन कार्बन का एक अपरूप हीरा क्या होता है, जो कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। ठीक है, धातु में भी अपवाद थे और अधातु में भी ऐसे अपवाद है। अब हम तीसरा जो गुण है वो है रूप। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में होती है। ठीक है, यानी धातुएं क्या होती है, अगर हम उनको कमरे के ताप पे रखे हुए हैं तो वो ठोस रूप में ही हमें पाई जाती है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है मरकरी, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, पारा बोलते हैं, जो क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो पारा है वो द्रव अवस्था में मिलता है। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है, लेकिन ब्रोमीन को छोड़कर, यानी ब्रोमीन किस रूप में होता है, वो द्रव रूप में होता है, तरल में होता है। तो ऐसे अपवाद इसमें भी देखने को मिल रहे हैं। चौथा जो इसका गुण है वो है आघात वर्धनीयता, यानी आघात वर्धनीयता नाम से ही आपको पता चल रहा है आघात करना, यानी किसी पर चोट करना, यानी चोट करेंगे तो उसमें क्या परिवर्तन होगा, किस तरह की आवाज़ आएगी, वो चीज़। तो कुछ धातुओं को पीटकर उसकी पतली चादर बना सकते हैं, यानी इनमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है, यानी पीटने पर वो क्या होती है, बढ़ती है। और अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है, क्योंकि अधातु को अगर हम पीटेंगे तो वो डायरेक्ट ही क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो इसका गुण है वो है तन्यता, यानी उसको हम कितना खींच सकते हैं, किसको हम खींच सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो धातुओं को पतली तार के रूप में हम
खींच सकते हैं, लेकिन अधातुओं में ऐसा गुण नहीं होता है। विद्युत व ऊष्मा के चालक। अब धातु और अधातु में कौन तो चालक होता है? तो धातुएं जो होती है वो विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी उनमें करंट का फ्लो भी होता है और उनमें ऊष्मा का फ्लो भी हो जाता है। लेकिन अधातुओं में ऐसा नहीं होता है। सुचालक यानी जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है और कुचालक जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। इसमें अपवाद दे रखा है सीसा, जो कि क्या है, एक धातु है, लेकिन वो क्या होता है, कुचालक होता है। और सिमिलरली सेकंड है मरकरी, Hg जिसको बोलते हैं, और दूसरा नाम इसका क्या है, पारा। ये भी क्या होती है, कुचालक होती है। और इधर हम अधातु में देख रहे हैं तो ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक होता है। ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु होते हुए भी सुचालक होता है। घनत्व, धातुओं का जो घनत्व होता है वो कितना होता है, यानी अधिक तो घनत्व होता है और उच्च गलनांक होता है। लेकिन सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम होता है। अधातुओं में क्या होता है, सामान्यतया अधातुओं का घनत्व व गलनांक कम होते हैं। तो ये भी इसका क्या हो गया, एक गुण हो गया। घनत्व के थ्रू भी हम इसको पहचान सकते हैं। ध्वनिक, यानी ध्वनि किसमें ज़्यादा आती है। ध्वनिकता का गुण, धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं, लेकिन अधातुएं ऐसा नहीं करती है। ध्वनिकता का गुण किस में पाया जाता है, धातुओं में पाया जाता है। अधातुओं में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। ऑक्साइड, अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। धातुएं क्या बनाती है, क्षारकीय ऑक्साइड, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। लेकिन अधातुएं क्या बनाती है, अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। SO2 इसका उदाहरण है। अब हम क्या देख रहे हैं, धातुओं के कुछ रासायनिक गुण देख रहे हैं कि धातु की अगर हम अभिक्रिया करवाएंगे तो अभिक्रिया करने पर धातु क्या उत्पाद बनाती है। तो चलिए पहली हम जो रासायनिक अभिक्रिया है या जो रासायनिक गुण है वो देखते हैं। फर्स्ट है वायु के साथ अभिक्रिया। धातुओं को हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड बनेगा। यानी अगर हम धातु की ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे तो धातु ऑक्साइड बनेगा। जैसे Cu और O2 को क्रिया करवाई हमने तो CuO बना, यानी कॉपर ऑक्साइड बना। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण इसका दे रखा है, एल्यूमिनियम को अगर ऑक्सीजन से क्रिया करवाए तो Al2O3 बना, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना। मैग्नीशियम की भी अगर ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, यानी धातुएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन से क्रिया कर कर ऑक्साइड बनाती है। अब यहाँ पर दे रखा है Na, यानी सोडियम और पोटेशियम वायु में क्या करती है, आग पकड़ लेती है। तो इनको हम वायु से क्रिया नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर ये वायु में संपर्क में आएगी तो ये डायरेक्ट ही क्या होगा, आग पकड़ेगी। तो इसलिए इन धातुओं को हम केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन धातुओं को हम केरोसिन में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगी या वायु के संपर्क में आएगी तो ये क्या करेगी, आग पकड़ लेगी। और ये धातुएं कैसी होती है, यानी इन्हें हम चाकुओं से भी काट सकते हैं, जो आपने ऊपर पढ़ा ही था इसका गुण। ठीक है, आगे जब पॉइंट है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और Pb, ये क्या होता है, वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, यानी अभिक्रिया तो होगी इनकी लेकिन बहुत ही धीरे होगी, यानी धातु के ऊपर ही ऑक्साइड चढ़ जाएगा। अब आयरन अगर वायु के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर वे तेजी से जलने लगते हैं। अब इसने ये बता रखा है कि अगर वायु आयरन जो है वो उसको हम क्या करेंगे, वायु में गर्म करेंगे तो वो जलेगा नहीं, लेकिन अगर इसकी ज्वाला में हम कुछ लोहे का चूर्ण डालेंगे तो वो क्या होगा, और भी तेजी से जलने लगेगा। ठीक है, तो ये भी क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और भी तेजी से
जलता है। Cu भी प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। और चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये एक बहुत ही मेन पॉइंट है यहाँ पर कि चांदी और सोना धातु होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कोई भी क्रिया नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा कि जो आभूषण वगैरह बनाए जाते हैं वो चांदी और सोने के ज़्यादा पहने जाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन से क्रिया ही नहीं करते। क्योंकि ऑक्सीजन से क्रिया नहीं होगी तो उनके ऊपर कोई भी परत नहीं चढ़ेगी और जंग नहीं आएगा। कभी कभी क्या होता है कि कोई मिलावट का, अगर इसमें मिलावट करी होती है, जैसे चांदी और सोने में कुछ अलग धातु मिला दी होती है, तो वो क्या करते हैं कि वो ऑक्साइड बना देते हैं और काले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है उभयधर्मी ऑक्साइड। वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे भी ऑक्साइड बनाती है धातुएं, यानी बहुत सारी धातुएं ऐसे भी होती है जो अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया कर देती है। ठीक है, उदाहरण भी बता रखे हैं कि धात्विक ऑक्साइड किस तरीके से अम्ल से क्रिया करता है, ये बता रखा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और ये भी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बता रखा है, और ऊपर इसको अम्ल से क्रिया करवाई है और नीचे क्षार से क्रिया करवाई है। तो किस तरीके से ये लवण और जल यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, अब पहली जो अभिक्रिया हमने पढ़ी थी वायु के साथ पढ़ी थी, दूसरी अभिक्रिया है जल के साथ अभिक्रिया। यानी जल के साथ अगर धातु की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, तो देखिए अब हम देख रहे हैं जल के साथ अभिक्रिया, यानी कोई भी धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देती है, तो वो पढ़ रहे अब हम। तो धातु अगर जल से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, धात्विक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देगी। यानी धातु अगर जल के संपर्क में आ जाएगी तो धातु ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, और धातु ऑक्साइड अगर वापस जल के संपर्क में आएगा तो धातु हाइड्रो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम धातु की जल के साथ अभिक्रिया देख रहे हैं और उनमें से हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सी धातु जो है वो किस किस जल के साथ अभिक्रिया करती है। तो फर्स्ट में आप देखिए गर्म जल के साथ क्रियाशील कौन सी धातु है, मैग्नीशियम। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं देती है, कौन कौन सी धातु है वो, Pb, Cu, Au एंड Ag। ठीक है, केवल भाप के साथ अभिक्रिया कौन सी धातु देती है, Al, Fe, Zn, यानी एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक। उसके बाद ठंडे जल के साथ कौन सी धातु क्रियाशील होती है, Na, K एंड Ca, यानी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। तो ये जो धातु है वो विभिन्न प्रकार के जल के साथ अभिक्रिया करती है। उदाहरण दे रखे हैं, अगर सोडियम धातु जल के संपर्क में आएगी तो क्या बनाएगी, NaOH बनाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी और उसके साथ क्या निकलेगा, ऊष्मा भी निकलेगी। ठीक है, कैल्शियम अगर जल के संपर्क में आया है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, इसी तरीके से मैग्नीशियम भी जल के संपर्क में हाइड्रोक्साइड बनाता है, और एल्यूमिनियम भी क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। आयरन भी क्या बनाता है, आयरन के ऑक्साइड बनाता है। अब नेक्स्ट है धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, यानी धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती, तनु अम्ल यानी जिसमें अम्ल की मात्रा कम होती है और वाटर की मात्रा उसमें थोड़ी ज़्यादा होती है, जो क्या होता है कि हमारे शरीर पर अगर कहीं गिर जाए तो भी हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। तो तनु अम्ल के साथ अगर धातु की क्रिया हो रही है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगी। उदाहरण देख लीजिए आप, Fe, Mg, Zn, एल्यूमिनियम, ये क्या करती है, तनु अम्ल के साथ क्रिया करके किस तरीके से लवण बना रही है, FeCl2, MgCl2, ZnCl2 एंड AlCl3। अब इसी तरीके से ये और भी क्या बना रही है, सारी हाइड्रोजन गैस बना रही है।
अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है कि CuAg एंड Hg तनु अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट है धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, यानी धातु जो है अन्य धातु लवण के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है। तो धातु की अगर लवण विलयन के साथ अभिक्रिया होती है तो वो क्या बनाती है, लवण विलयन बनाती है और धातु देती है। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती है। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। यानी क्या होता है कि यहाँ पर अगर कोई धातु है वो अगर धातु के ही विलयन से क्रिया कर रही है, किसी दूसरी धातु के विलयन से क्रिया कर रही है, तो वो क्या बनाएगी, लवण विलयन, तो वो लवण विलयन बनाएगी। यानी यहाँ पर आप देखिए धातु को हमने क लिख दिया है और लवण विलयन को हमने ख लिख दिया है। तो जो धातु है उसका तो लवण विलयन बन जाएगा और जो लवण विलयन है उसमें जो धातु थी वो अलग हो जाएगी, यानी सेपरेट हो जाएगी। और ये किस पर निर्भर करेगा, धातु की क्रियाशीलता या उनकी सक्रियता श्रेणी पर निर्भर करता है। अब हम पढ़ेंगे कि सक्रियता श्रेणी को कि किस तरीके से सबसे क्रियाशील धातु और कम क्रियाशील धातु होती है। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे अधिक क्रियाशील धातु है के यानी पोटेशियम। इसी तरीके से नीचे घटता हुआ क्रम है Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, H, Cu, Hg, Aq एंड Au। यानी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, Au है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। तो अधिक क्रियाशील जो धातु थी वो है पोटेशियम और उसके बाद कम क्रियाशील धातु है Au यानी औरम, सोना। ठीक है, धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। अब कोई धातु है वो अधातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, क्या वो अधातुओं से अभिक्रिया करती है या नहीं करती है, वो पढ़ रहे हैं हम। तो तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं, और अधातु क्या करती है, परमाणु संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। यानी धातु जो होती है वो इलेक्ट्रॉन त्याग कर देती है और अधातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसके ऊपर हमेशा प्लस आता है और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके ऊपर माइनस का चिन्ह आता है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको NaCl का निर्माण किस तरीके से होता है वो बता रखा है। Na क्या है, धातु है। धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रही है। तो यानी इसके संयोजकता कोश जो होता है उसमें बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो क्या करती है कि इस एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देती है। यानी या तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना है या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगी, अपना एक ही इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देगी। तो इसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी इसके ऊपर क्या आ गया है, प्लस का निशान आ गया है, सोडियम धनायन हो गया ये। सेकंड यहाँ पर Cl है, Cl के पास बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगी, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो Na से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगी। यानी Na ने जो इलेक्ट्रॉन त्यागा था वो कौन ले लेगा, Ca ले लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से NaCl का निर्माण होता है। आयनिक यौगिक क्या होते हैं उसकी परिभाषा अब हम देख रहे हैं। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। यानी आयनिक यौगिक कब बनता है, जब आयन एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और एक मजबूत बंध बनाएंगे तो ही आयनिक यौगिक तैयार होता है। इनके गुण भी आप देख लीजिए। पहला जो गुण है भौतिक प्रकृति, यानी आयनिक यौगिकों की भौतिक जो प्रकृति है वो कैसी होती है, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं और सामान्यतया भंगुर भी होते हैं। गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि इनका गलनांक और क्वथनांक भी बहुत अधिक होता है। घुलनशीलता
आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होते हैं। विद्युत चालकता में आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप से विद्युत का चालन करते हैं। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अब हम देख रहे हैं धातुओं की प्राप्ति, यानी धातुओं की प्राप्ति किस तरीके से होती है। तो फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है खनिज। खनिज क्या होता है कि पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व और यौगिक होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। यानी पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे तत्व और यौगिक हैं जिनको अगर हम बाहर निकालते हैं और उनको यूजेबल बनाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, खनिज कहलाएगा। उसके बाद है अयस्क। अयस्क क्या होता है, वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है। यानी ऐसे खनिज जैसे पृथ्वी में से हमने तत्व और यौगिक तो निकाल लिया, उनमें से अगर ऐसा तत्व और या ऐसे यौगिक जिनमें ज़्यादातर धातु होती है उसे हम अयस्क कहते हैं। यहाँ पर सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म बता रखा है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो धातु है वो है के, और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु क्या थी, Au थी। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि किस तरीके से ये सक्रियता श्रेणी होती है सबसे क्रियाशील और कम क्रियाशील धातुओं की। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती है, विद्युत अपघटन करने पर इन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। और सेकंड है जो मध्य अभिक्रियाशील है, यानी जो सबसे कम भी अभिक्रिया नहीं करती लेकिन मध्य में होती, यानी वो इतनी यानी नॉर्मल अभिक्रिया करती है। उनमें Zn, Fe, Pb, Cu, Hg है। ये क्या करती है कि सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन करके प्राप्त की जाती है। और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है वो स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है पोटेशियम और सबसे कम क्रियाशील धातु होती है Au ओरम यानी सोना। अब हम क्या देख रहे हैं, धातुओं का निष्कर्षण, यानी अयस्क से धातु किस तरह से हम प्राप्त करेंगे। यहाँ पर कुछ चरण बता रखे हैं। पहला जो चरण है वो है अयस्कों का समृद्धीकरण, धातुओं का निष्कर्षण और धातुओं का परिष्करण। अयस्कों का पहले हम समृद्धीकरण करेंगे, यानी उसमें से हम धातु को, जो धातु हमें अलग नज़र आ रही है उसको हम अलग कर लेंगे। उसके बाद उसका निष्कर्षण करेंगे, यानी सल्फाइड अयस्क है जैसे कार्बोनेट अयस्क है तो उनको हम गर्म करके उनका निष्कर्षण करेंगे। उसके बाद धातुओं का परिष्करण, यानी उनमें शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए उसमें और भी प्रयोग करके हम धातु प्राप्त करेंगे। अयस्क का सांद्रण, इसमें अब देखिए आप कि अयस्क में बहुत सारी उच्च अभिक्रियाशील धातुएं भी होती है, मध्यम अभिक्रियाशील धातु भी होती है और निम्न अभिक्रियाशील धातु भी होती है। जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होती है, गलित धातु का विद्युत अपघटन, तो उसका क्या कर लेंगे हम, जो गलित धातु होगी उसका विद्युत अपघटन करेंगे। तो विद्युत अपघटन करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि शुद्ध धातु हमें मिल जाएगी। सेकंड बता रखा है कि मध्यम अभिक्रियाशील धातु, यानी जो बहुत ज़्यादा अभिक्रिया नहीं करती है। और इन धातुओं में क्या क्या होते हैं, सल्फाइड अयस्क और कार्बोनेट के अयस्क होते हैं, ठीक है, HgS, ZnS एंड कार्बोनेट अयस्क ZnCO3। और निम्न अभिक्रियाशील जो धातु होती है उनमें भी हमें क्या मिलते हैं, सल्फाइड अयस्क मिलते हैं। तो इनको हम किस तरीके से दूर करेंगे, तो जो सल्फाइड अयस्क है, सल्फाइड अयस्क को दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, भर्जन का उपयोग करेंगे, ठीक है। और कार्बोनेट के अयस्क को दूर करने के लिए हम उपयोग करेंगे निस्तापन का। और जो निम्न अभिक्रियाशील धातु थी उनमें भी सल्फाइड के अयस्क थे तो उसमें भी भर्जन का उपयोग करेंगे। तो भर्जन करने के बाद क्या मिलेगा, धातु का ऑक्साइड मिलेगा और उसके बाद धातु का अपचयन होगा और हमें धातु प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दे रखी है, इनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले है गेंग। गेंग यानी पृथ्वी में खनिज अयस्कों के साथ रेत, मिट्टी और ऐसी बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है जिन्हें हम क्या बोलेंगे,
की अंक बोलेंगे। अब भर्जन और निस्तापन आपके दो शब्द आए हैं, अब वो क्या है वो भी आप समझ लीजिए। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर अगर आप गर्म करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, ऑक्साइड में चेंज हो जाएंगे। जैसे ZnS को अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुत ही ज़्यादा ताप दिया तो क्या बना, ZnO। इसी तरीके से HgS में भी HgO बन गया। नेक्स्ट है निस्तापन। निस्तापन किसके लिए काम आता है, कार्बोनेट के अयस्क को सीमित वायु में बहुत ज़्यादा ताप देने पर ऑक्साइड में वो भी बदल जाते हैं। यानी ये भी क्या है, सल्फाइड अयस्क जो कार्बोनेट के अयस्क है उनको दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए आप ZnCO3 इसको ताप दिया लेकिन वायु की बहुत ही सीमित मात्रा थी तो ZnO बन गया ऑक्साइड। और अब अपचयन का भी नाम आ रहा है। अब अपचयन क्या होता है कि धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचयक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जाती है। यानी ऑक्साइड से वापस हमें धातु प्राप्त करनी है तो उसके लिए हम अपचयन का उपयोग करेंगे। तो अपचयन में कार्बन अपचायक के रूप में काम लेंगे तो इससे क्या होगा, धातु जो होगी वो अलग हो जाएगी और कार्बन और ऑक्साइड अलग हो जाएंगे। ठीक है। धातुओं का परिष्करण। परिष्करण यानी धातुओं से अपद्रव्य हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी जो विधि है वो कौन सी है, विद्युत अपघटनी परिष्करण। अब क्या होता है विद्युत अपघटनी परीक्षण, चलिए समझते हैं। यहाँ पर आपको एक डायग्राम बता रखा है, इसमें क्या क्या है आप देखिए। यहाँ पर एक कैथोड की छड़ लगा रखी है और यहाँ लगा रखी है एनोड की छड़। अब कैथोड और एनोड पर किस तरीके की धातु होती है वो भी आप देखिए कि एनोड पर अशुद्ध तांबे की छड़ होती है। यानी एनोड जो है वो अशुद्ध तांबे का होता है और कैथोड शुद्ध तांबे का होता है। जो अशुद्ध होता है उस पर प्लस होता है और जो शुद्ध होता है उस पर माइनस होता है। अब उसको हम क्या करेंगे, इस बैटरी से हम इसको जोड़ देंगे। ठीक है। यानी दो इसमें छड़ है, एक तो अशुद्ध तांबे की है और एक शुद्ध तांबे की है। और अब इसमें हमने जैसे हमारा जो विलयन था वो हमने इसमें डाल दिया। ठीक है। विद्युत अपघट्य जो विलयन है जिसको हमें शुद्ध करना है वो हमने इसमें डाल दिया। तो इसमें क्या होगा अब कि जो अशुद्ध तांबे की जो छड़ है यानी जो एनोड है उसमें अशुद्ध जो तांबा है वो विलयन में घुलेगा। यानी अशुद्ध तांबा तो विलयन में घुलेगा और जो विलयन में हमारे पास शुद्ध धातु थी वो कहाँ चली जाएगी, वो आ जाएगी कैथोड के ऊपर। यानी जितना अशुद्ध तांबा विलयन में जाएगा उतना ही शुद्ध धातु जो है वो इस कैथोड पर आकर जम जाएगी। अब बहुत सारे ऐसे अपद्रव्य भी होते हैं जो बहुत भारी होते हैं, वो एनोड के नीचे जम जाएंगे और बाकी जो हल्के अपद्रव्य होंगे वो इस विलयन में घुल जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रयोग में यही बता रखा है कि दो छड़ें हैं, एक शुद्ध तांबे की दूसरी अशुद्ध तांबे की है। ठीक है। और जो अपद्रव्य एनोड के नीचे जम जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, एनोड पंख बोलेंगे। ठीक है। एनोड पर अशुद्ध तांबा था यानी अशुद्ध तांबे की छड़ थी, कैथोड पर शुद्ध तांबे की छड़ थी और विलयन में CuSO4 का विलयन था जो हमें क्या करना था, शुद्ध करना था। विद्युत अपघट्य से जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये सारी अभिक्रियाएं होना प्रारंभ हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगा कि एनोड से तो अशुद्ध धातु विलयन में विद्युत अपघट्य में घुल जाएगी और उतनी ही मात्रा में शुद्ध जो कॉपर है वो विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाएगा। अविलेय अशुद्धियाँ एनोड के तली पर निक्षेपित हो जाएगी यानी जम जाएगी, जिसे हम बोलेंगे एनोड पंख। नेक्स्ट है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है वो देख लेते हैं। अब हम धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है। धातु क्या करती है कि जब वो आर्द्रता में होगी, ठीक है, वायु में अगर नमी है तो उन पर क्या होगा,
जंग लगेगा, यानी उनकी जो परत है वो धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी जो धातु है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर बता रखा है जैसे ये बहुत सारी धातु हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास सिल्वर। सिल्वर क्या करती है कि सल्फर के साथ अभिक्रिया करती है, यानी वायु में जो सल्फर होता है उसके साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाती है, जिससे क्या हो जाता है कि वो काली पड़ जाती है। कॉपर क्या करती है कि आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड, वायु में जो आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ अभिक्रिया करती है और हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बना देती है। ठीक है, और नेक्स्ट है लोहा। लोहा हम जानते ही है कि लोहा किस तरीके से अभिक्रिया करता है, यानी लोहा आर्द्र वायु में अभिक्रिया करेगा। ठीक है, आर्द्र वायु है तो लोहे की अभिक्रिया होगी, तो लोहे के ऊपर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, जंग बोलेंगे। संक्षारण से सुरक्षा भी हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, पेंट करके, यानी उसके ऊपर हम कलर पेंट वगैरह कर सकते हैं, उस पर कोई भी तेल वगैरह लगाकर भी कर सकते हैं, ग्रीज लगाकर, यशद लेपन करके, क्रोमियम लेपन द्वारा, और एनोडीकरण या मिश्र धातु से कोई भी पदार्थ बनाते हैं तो उस पर संक्षारण का खतरा बहुत ही कम रहता है। अब यहाँ पर यशद लेपन का नाम आया। यशद लेपन क्या होता है, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, उसे ही क्या बोलेंगे, यशद लेपन करेंगे, यानी जिंक की परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाएगा। मिश्र धातु। अब मिश्र धातु क्या होती है कि दो या दो से अधिक धातु या अधातु का जो समांगी मिश्रण होगा वो ही क्या होगा, मिश्र धातु होगा। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी मिश्र धातुएं बता रखी है। जैसे इस्पात। इस्पात किस किस से मिलकर बनता है, लोहा, निकल और क्रोमियम। पीतल किससे बनता है, कॉपर एवं जिंक से। कांसा किससे बनता है, कॉपर एवं टीन से। और सोल्डर किससे बनता है, लेड एवं टीन से। तो ये है मिश्र धातु जो बहुत ही उपयोगी है, जिनके बारे में पूछा जाता है हमेशा कि इस्पात किन किन दो धातुओं या अधातुओं के मिश्रण से बनता है, तो लोहा और निकल और क्रोमियम भी इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था कक्षा 10वीं का जो तीसरा पाठ है, धातु अधातु। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखिए। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।